हे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लव। तो आज हम लोग रिमोटनेस ऑफ डैमेज के बारे में पढ़ेंगे और बिना टाइम वेस्ट के सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का क्या मतलब? देखो, जब भी किसी तरीके का टॉर्ट होता है तो इसका मतलब किसी तरीके की लीगल इंजरी होती है। लीगल इंजरी हुई तो मतलब इसके लिए कोई इंसान लायबल होगा, मतलब जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, जिसकी वजह से लीगल इंजरी होती है, वो लायबल होगा। अब उस इंसान की, मतलब वो जो डिफेंडेंट है, जो रॉन्ग डूअर है, उसकी लायबिलिटी किस एक्सटेंट तक होगी, ये डिसाइड होता है हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेज से। क्या मतलब? जैसे सपोज कोई एक रॉन्गफुल एक्ट करता है तो या तो उसके सीरीज ऑफ एक्ट हो सकता है या फिर एक एक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ए साइकिल चला के जा रहा होता है, उसने बी को टक्कर मारा, बी एक छोटा बच्चा रहता है, बगल से बाइक वाला आ रहा होता है। इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो वो देखता है छोटे बच्चे को लग गई, वो घबरा जाता है। फिर क्या होता है, बैलेंस खो देता है, पीछे से कार आ रही होती है, कार वाले को तो नहीं पता है ना, नॉर्मल जैसे रोड पे चल रहा होता है, अब बीचों बीच जो रहता है अपने बाइक पे ब्रेक दे देता है। अब कार वाला तो टकरा जाता है, वहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, खून वून हो जाता है। बगल में एक औरत खड़ी थी, वो ये सब देख रही होती है, वो उसे नर्वस शॉक लग जाता है। तो क्या ये जो है इन सारे एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बस उसने बी को टक्कर मारा, उसकी वजह से इतने सारे एक्ट्स हो गए, तो क्या सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो यही जो है हमें रिमोटनेस ऑफ डैमेज से पता चलता है। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज पता करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है? 2 टेस्ट है हमारे पास, उसे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपको पहले ही ब्रीफ में बता दूँ, हम वैसे एक-एक करके इसे समझेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो इसमें ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम डिफेंडेंट को लायबल करेंगे उन चीज़ों के लिए, उन एक्ट्स के लिए, अगर वो लीगल इंजरी जो है डिफेंडेंट फ़ोर्सी कर सकता है, तो ही वो लायबल है, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़, जैसे मुझे पता है कि अगर मैं किसी को जैसे ये बाइक वाले, अभी बाइसिकल वाला एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें ए ने जब टक्कर मारा बी को, है ना? साइकिल चला रहा था, तो अब उसने ये नहीं सोचा होगा कि एक औरत को नर्वस शॉक लग जाएगा, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या ये फ़ोर्स ही कर सकता था? कोई भी रीज़नेबल पर्सन क्या ये चीज़ फ़ोर्स ही कर सकता था? नहीं। हाँ, वो ये ज़रूर से फ़ोर्स ही कर सकता था कि बी को इंजरी हो जाएगी, है ना? ये फ़ोर्स ही कर सकता था। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिचुएशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बी के लिए लायबल होगा और किसी के लिए लायबल नहीं होगा। तो क्या है, मतलब क्या चीज़ एक रीज़नेबल पर्सन फ़ोर्सी कर सकता है? क्या इंजरी वो फ़ोर्सी कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे उसी के लिए लायबल ठहराया जाएगा, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं लायबल ठहराया जाएगा। एक वर्ड आता है टू रिमोट, मतलब बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ, जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो रॉन्गफुल एक्ट है और जो इंजरी हुई है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिमोट कनेक्शन है, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, ठीक है? अब हम एक-एक करके करेंगे, मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया जिससे कि आप आगे चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। तो इससे रिलेटेड हमारे पास 2 मैक्सिम्स हैं। पहला है ज्यूरे नॉन रिमोटा कॉजेस सेड प्रॉक्सिमा स्पेक्टेटर। प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो देख लेना। यहाँ पे बोला गया कि लॉ में, है ना, हम लोग इमीडिएट कॉज देखते हैं, रिमोट कॉज नहीं देखते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि डिफेंडेंट, हमें मान के चलते हैं कि जो डिफेंडेंट है, वो अगर कोई भी वो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसे पता है कि इसकी वजह से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना? लेकिन अगर मान लो जो चीज़ें फोर्स ही नहीं कर सकता, उसके लिए हम लोग उसे लायबल नहीं कर सकते हैं। फिर एक है नोवस एक्टस इंटरवेनिस। इसका मतलब है न्यू एक्ट इंटरवेनिंग। इससे क्या मतलब होता है? सपोज़ जो डिफेंडेंट है, उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया। अब रॉन्गफुल एक्ट किया और वहाँ से किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आ जाता है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। मतलब उसने जो किया, किया, लेकिन अगर मान लो वो चीज़ एग्रावेट हो गई या कुछ भी हुआ हो, ठीक है? लेकिन अगर मान लो किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आ जाता है, डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट में किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आ जाता है, तो फिर वो लायबल नहीं होगा, ठीक है? इफ देयर इज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ ए थर्ड पार्टी, तो उसकी लायबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो केस देखते हैं, स्क्यूब केस, स्कॉट वर्सेस शेफर्ड। ए क्या करता है, एक लाइटेड स्क्यूब रहता है, भीड़ इकट्ठी हो रखी होती है, वहाँ पे एक्स के ऊपर फेंकता है। एक्स अपने बचाव में क्या करता है, कूद जाता है और वो इन रिटर्न वाई के ऊपर फेंक देता है। वाई भी सेम करता है और बी के ऊपर फेंक देता है। तो क्या यहाँ पे ए बी के लिए लायबल होगा? तो यहाँ यहाँ पे देखो, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई इंसान कोई एक्ट करता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसे पता है कि इसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, है ना? और उसके लिए हम उसे लायबल कर सकते हैं, है ना? अगर मुझे पता है कि मैं किसी को सपोज़ इफ आई एम ऑन अ बाइसिकल, है ना? मुझे पता है मैं किसी को टक्कर मारूँगी तो सीधी सी बात है, गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। ये तो मैं मतलब प्रिज़्यूम इतना तो माना ही जा सकता है ना।
तो यहाँ पे यही बात है, यहाँ पे मतलब जो डिफेंडेंट है उन्होंने इसका डिफेंस लिया, नोवस एक्टस इंटरवेनिस, कि मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आ गया। नहीं, भले इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका उसे पता था ना कि लग जाएगी इससे, चाहे एक्स को लगे चाहे बी को लगे, लगी ना। फिर एक केस है हाइंस वर्सेस हार्वुड। यहाँ पे क्या हुआ कि एक घोड़े वाली गाड़ी नहीं होती, वैन होती, वो था। तो एक्स एक इंसान रहता है, वहीं पे छोड़ देता है, मतलब रोड पे छोड़ देता है। वहाँ पे कुछ लड़के थे, है ना, वो क्या करते हैं उसके ऊपर स्टोन फेंक देते हैं। अब क्या हुआ कि वो लोग भगने लग जाते हैं जो घोड़े रहते हैं। तो एक पुलिसमैन रहता है ना, तो वो उनको रोकने की कोशिश करता है कि मतलब किसी को इंजरी ना हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, पुलिस वाला जो रहता है वो इंजर हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो डिफेंडेंट उसने मतलब डिफेंस लिया कि नोवस एक्टस इंटरवेनिस, की जो बॉयज़ थे इन्होंने बीच में इंटरफेयर किया। तो ऐसा बोला गया कि नहीं, ये डिफेंस नहीं अलाउड था। क्यों? क्योंकि वो जो एक्स था, मतलब जिसकी वो वैन थी, वो ये हम मान के चल रहे हैं कि उसे पता था कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर अनअटेंडेड हम घोड़े वाली गाड़ी को रखेंगे, कैसे वैन को रखेंगे, तो चांसेस हैं कि वो भगने लग जाएंगे या कुछ भी हो सकता है ना। फिर अब हम देखते हैं, 2 टेस्ट हैं हमारे पास, ठीक है? जिससे हम लोग रिमोटनेस ऑफ डैमेज का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेस्ट ऑफ रीज़नेबल फोरसाइट। तो जो मैंने पहले समझाया था ना आपको कि कोई भी चीज़, अगर कोई मैंने ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब एक नॉर्मल इंसान क्या-क्या मतलब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, तो क्या-क्या चीज़ें फोresee कर सकता है। मतलब हाँ, वो ये अंदाज़ा लगा सकता है, उसे पता है कि हाँ, ये हो सकता है ना? तो हम उसे मानते हैं कि वो रिमोट कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं है, जो वो खुद अंदाज़ा लगा सकता है, जो उसे दिख सकता है ना? तो उसके लिए वो लायबल होगा, ठीक है? तो ये इसे हम लोग टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। फिर इससे रिलेटेड 2 केसेज़ हैं हमारे पास, रिग्बी वर्सेस हैविट, ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन, ये केसेज़ हैं। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ रीज़नेबल फोर्सेबिलिटी को अपहेल्ड किया गया और यहाँ पे बोला गया कि डिफेंडेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चीज़ के लिए लायबल है, उतने ही डैमेज के लिए लायबल है, अगर हम उसकी जगह किसी रीज़नेबल इंसान को डालें, है ना? और वो क्या चीज़ें फ़ोर्सी कर सकता था, ठीक है? तो अगर वो फ़ोर्सी कर सकता था, तब तो हम उसे लायबल रखेंगे, है ना? लायबल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ है, उसे फ़ोर्सी नहीं किया जा सकता है, कोई इंजरी हो रही है, उसे फ़ोर्सी नहीं किया जा सकता है, तो उसे लायबल नहीं किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन, है ना? नहीं समझ आ रहा तो बताओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। फिर दूसरा टेस्ट आता है हमारे पास, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। एक्चुअली टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस मैं आपको बताती हूँ क्या है इसके अंदर। यहाँ पे जो पर्सन है ये थोड़ा-सा अलग है रीज़नेबल फोर्सिबिलिटी से। वहाँ पे ये था कि वो क्या फ़ोर्सी कर सकता है। यहाँ पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिफेंडेंट जो है, रॉन्ग डूअर है, वो क्या फ़ोर्सी कर सकता है, क्या फ़ोर्सी नहीं कर सकता है। हम ये देखेंगे कि जो भी उसने एक्ट किया है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है ना? मतलब उसका जो भी रॉन्गफुल एक्ट है, उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है। जो भी उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए वो लायबल होगा। इससे फ़र्क पड़ता नहीं है कि वो वो फ़ोर्स ही कर सकता है या नहीं कर सकता, नहीं, ठीक है? जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके एक्ट का, उसके लिए वो जो है लायबल होगा। ये जो हमारा जो मैंने आपको टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस बताया ना, पहले नहीं था ये जो टेस्ट पहले रीज़नेबल फोरसाइट वाला ही टेस्ट था, लेकिन 1921 में वो रिजेक्ट हो गया था। ठीक है? और फिर रिजेक्ट हो गया था, और कौन से केस में हुआ था? एक केस था रीपॉलिमर्स एंड फर्नेस लिमिटेड के केस में। अभी मैं आपको केस बताऊँगी, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बता दूँ। फिर लेकिन वापस से क्या हुआ कि जो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस है, इसे रिजेक्ट कर दिया गया 1960 में, और फिर जो है हमारा फिर से वही रीज़नेबल फोरसाइट वाला आ गया, लेकिन वही टेस्ट आ गया, लेकिन उसका नाम थोड़ा अलग हो गया। उसका नाम क्या हो गया? द टेस्ट ऑफ रीज़नेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी। मतलब थोड़ा-सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, लेकिन मतलब वही था कि मतलब जो इंसान फ़ोर्स कर सकता है, अपने रॉन्गफुल एक्ट के बाद क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ है, उसे फ़ोर्स कर सकता है, उसके लिए वो लायबल होगा। अब ऐसा नहीं है कि 1921 में क्या कहते हैं कि रीपॉलिमर्स एंड फर्नेस लिमिटेड में पहली बार बात करी गई थी टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की। इससे पहले भी एक केस था हमारे पास, उस केस का नाम है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इसमें क्या हुआ कि जो रेलवे लाइन नहीं होती, रेलवे लाइन पे क्या कहते हैं कि जो रेलवे कंपनी थी, उन्होंने होते हैं ना कि ये जो भी मतलब हेजेस वगैरह उग जाते हैं, मतलब समझ लो ये घास-फूस ये सब, मतलब जो भी वेस्ट रहता है, तो है ना, वो सब उग चुका था। तो उन लोगों ने क्या किया, उसे काटा वगैरह और ना वहीं रेलवे लाइन के पास रख दिया। अब गर्मी बहुत थी, है ना? तो अब क्या, वो सूख गए। सूख गए, अब क्या हुआ कि वहाँ से रेलवे इंजन से स्पार्क निकलता है, ठीक है? अब उसकी वजह से वो जो भी उधर मटीरियल था, जो वो भी सूखी सामग्री थी, उसमें आग लग जाती है, और विंड बहुत तेज़ चल रही होती है। तो 200 यार्ड्स की दूरी पे जो रहता है, प्लेंटिफ का कॉटेज रहता है।
अब आग लग जाती है, तो यहाँ पे जो है रेलवे कंपनी या डिफेंडेंट थी वो लायबल थे, है ना। भले से लोग ये चीज़ फोर्सी नहीं कर सकते थे, वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, है ना। लेकिन लेकिन फिर भी वो लायबल हुए, है ना। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था उनके रॉन्गफुल एक्ट का, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं, ये था 1921 से पहले मैंने आपको बताया था कि एक केस था जिसमें टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की बात करी थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे जहाँ पे इस रीजनेबल फोरसाइट के टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, रे पॉलीमर्स एंड फर्नेस लिमिटेड के केस को। तो इस केस में क्या हुआ कि जो डिफेंडेंट था उसने एक शिप चार्टर किया, उसके अंदर जो जो ने सामान ले जाना था वो सब उसके अंदर डाला गया। तो जो सामान ले जाता उसमें बेंजीन था और पेट्रोल था, टिन्स के अंदर थे। अब क्या हुआ, एक दो कुछ केस होंगे उसमें क्या हुआ, लीकेज हो गई, है ना। तो ये जो था पेट्रोल वगैरह ये सब गिर गया, ठीक है। तो शिप का कोई एक हिस्सा था उसके अंदर गिर गया। अब क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था उसका एक सर्वेंट था, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ कि एक प्लैंक था वो उसी हिस्से में गिर गया जहाँ पे वो सब लीकेज हुआ था, पेट्रोल वगैरह ये सब। अब क्या हुआ, लकड़ी का प्लैंक था, स्पार्क हुआ, है ना। और क्या हुआ कि जो अब पूरी जो है शिप जो है पूरी खराब हो गई, है ना, आग लग गई। तो यहाँ पे बोला गया कि जो डिफेंडेंट है वो लायबल है। भले से फोर्स नहीं कर सकता था वो कि आग लग जाएगी ये लग जाएगी, लेकिन ये जो है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, जो उसके सर्वेंट का रॉन्गफुल एक्ट था उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है शिप का डिस्ट्रक्शन। तो वो यहाँ पे टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस लगाया गया और इसके लिए जो डिफेंडेंट था वो लायबल किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 1960 में हमारे टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस जो था ये हट गया। अब उसके बाद आ गया हमारे पास वेजन मॉन्ट केस, जिसके अंदर वापस से रीजनेबल फोर्सिएबल द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी ऑफ इंजरी जो है वापस आ गया। तो इस केस में देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, इस केस का नाम ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वर्सेस मॉड स्टॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये भी है ना। तो वेजन मॉन्ट भी से कहा जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि वेजन मॉन्ट जो कि एक ऑयल टैंकर वेसल है उसे डी ने चार्टर कर रखा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जहाँ पे वो था वेजन मॉन्ट, उससे कुछ दूरी पे एक वर्फ था, ठीक है, 600 फीट की दूरी पे एक वर्फ था। वहाँ पे शिप वगैरह के रिपेयर्स चल रहे थे, तो वहाँ पे कोई वेल्डिंग का काम हो रहा था। अब क्या हुआ, जो डी का सर्वेंट था उसके नेग्लिजेंस की वजह से कुछ ऑयल जो था वो वेजन मॉन्ट में से पूरा स्पिल हो गया, ठीक है, वर्फ पे स्पिल हो गया। तो वर्फ पे एक इंसान काम कर रहा था, ठीक है, मान ले तो उस इंसान का नाम वाई है। तो वाई जब वहाँ पे काम कर रहा था, तो वाई का जो मैनेजर था उसने पूछा डी से कि मैं यहाँ पे अभी भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो ऑयल जो स्पिल हो गया था। तो हाँ, तो डी ने बोला कि हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई के मैनेजर को भी लगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपना वेल्डिंग का काम कंटिन्यू रखा। वो वेल्डिंग का काम कर रहा था। जब वेल्डिंग का काम होता है तो उसमें से आपको पता है ना, एक आग वगैरह निकलती है, स्पार्क्स निकलते हैं। आग नहीं, स्पार्क्स निकलते हैं। 2 दिन बाद क्या हुआ, किचन मॉन्ड में से क्या हुआ कि मोल्टन मेटल निकलता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आग लग गई और जो वर्फ था पूरा तहस नहस हो गया। यहाँ पे कोर्ट ने जो है रीजनेबल फोरसाइट का टेस्ट लगाया और जो डायरेक्ट रूल थ्योरी था उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेजन मॉन्ट था वो लायबल नहीं था क्योंकि वो फोर्स ही नहीं कर सकता था। फिर एक और केस है इस रिगार्ड में हमारे पास, उसका नाम है ह्यूग्स वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने एक मैनहोल खोल रखा था, कुछ अंडरग्राउंड टेलीफोन इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि शाम के टाइम उसे उन लोगों ने एक कवर कर दिया, है ना। ऐसा सच कुछ बहुत तगड़ी चीज़ से नहीं कवर किया और अनअटेंडेड छोड़ दिया और वहाँ पे कुछ पैराफिन लैंप्स डाल दिए जिससे कि पब्लिक को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कुछ है। अब एक 8 साल का बच्चा आता है टेंट के अंदर जहाँ पे मैनहोल था और खेलने लग जाता है ना। अब वो जो रहता है लैंप जो रहता है पैराफिन का एक लैंप वो मैनहोल के अंदर गिर जाता है। फिर क्या हुआ, बहुत ही वायलेंट एक्सप्लोजन होता है और जो बच्चा था वो खुद भी बेचारा उस होल के अंदर गिर जाता है और बहुत सारी उसे इंजरी हो जाती है। तो ये बोला गया कि ये फोर्सिएबल था, यहाँ ये फोर्सिएबल था कि अगर कोई भी इंसान ये जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस को, वो लोग ये चीज़ फोर्सी कर सकते थे कि इंजरी हो सकती है, कि अगर कोई भी लैंप के साथ थोड़ी बहुत भी छेड़खानी करेगा, है ना, तो इसे फोर्सी किया जा सकता था। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे वो लोग लायबल थे। तो मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है ना। इसमें 1-2 केसेस और हैं, बट जितना मुझे लगा सफिशिएंट उतना मैंने आपको बताया। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू विद द बेस्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।